नमस्कार। द अर्थ न्यूज़ में आप सब दर्शकों का स्वागत है। आज एक खास दिन था जहां पर कि कल रात को अचानक से मैं आपको अगर अपने न्यूज़पेपर की ही बात बताऊं, हमारे न्यूज़पेपर में एक वर्ड यूज़ किया जाता है, स्टॉप प्रेस। स्टॉप प्रेस का मतलब होता है कि जब कोई बड़ी खबर आती है तो आप उसी टाइम जो चलता हुआ काम है उसको रोकते हैं और उस खबर को डलवाने के लिए कि ताकि उस खबर को प्रोमिनेंस मिले। रात को 11 बजे के करीब ये खबर आई कि जो एमएआरबी है, एमएआरबी जो एनएमसी का पार्ट है, नेशनल मेडिकल काउंसिल का पार्ट है, जो कॉलेजेस का के जो क्वालिटी और उनका जो जो अपकीप है उसकी उसकी देखभाल करता है या उसके ऊपर नज़र रखता है कि वो एजुकेशन देने के लायक है भी कि नहीं, उनका एक प्रेस को दिया गया एक ऑर्डर। दिल्ली में रात को ऐसा एक ऑर्डर आया कि जो ये कॉलेज है SMVDIME, इसके अंदर काफ़ी फ्लॉज मिले हैं और ये कॉलेज जो है ये MBBS स्टूडेंट्स को पढ़ाने के लिए अभी आज के दिन, आज के साल की बात करूँगा, काबिल नहीं है। इसके बाद आज जम्मू में काफ़ी प्रेस कॉन्फ्रेंसें हुई, काफ़ी लोग सड़कों पे आए। जो संघर्ष समिति ने जो बीड़ा उठाया था वो पूरा हुआ और उनकी भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। लेकिन इसके बाद हमने देखा कि कुछ अजीब से मैं कहूँगा कि जो एक 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 मजहबी चीज़ को हवा देने वाले बयान आए कश्मीर से, जो कि ये सारा सही दिशा में जो फैसला लिया गया सेंट्रल गवर्नमेंट को, इसको क्रिटिसाइज़ करने के लिए, पॉलिटिकल बेनिफिट्स रीफ करने के लिए, एलजी साहब को क्रिटिसाइज़ करने के लिए सीएम, डिप्टी सीएम और काफ़ी ज़्यादा लीडर्स उनकी पार्टी के ख़ास तौर से उनके स्टेटमेंट आए। इस सारी जो इश्यूज़ है जो मैंने बताए, इन सब चीज़ों पे बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में है हमारे एडिटर इन चीफ शिवांग सर। शिवांग सर, आपका स्वागत है। जय माता दी। जय माता दी। सर, जैसे कि मैंने बात की, आज का दिन जो था तो सीएम और डिप्टी सीएम इन दोनों के जो स्टेटमेंट्स देखे हमने, ये कुछ पॉलिटिकल करैक्टर इनमें ज़्यादा था और ये ग्राउंड लेवल की बात इनमें कम थी। मैं एक डिप्टी सीएम के बयान को मैं छोटा सा बताना चाहूँगा कि वो कहते हैं कि जी, जो मेडिकल कॉलेज था वो जम्मू के लिए एक बहुत बड़ी सौगात थी और जम्मू के लोगों को इससे दिक्कत होगी। लेकिन ये आप अपनी पार्टी के लीडरों से पूछिए, ये आप अपने सीनियर लीडर्स से पूछिए पार्टी के, कि आज तक वो ऐसा मेडिकल कॉलेज क्यों नहीं बना पाए हमारे इस इलाके में। ये एक जो धार्मिक बोर्ड था उसका काम नहीं था, ये सरकारों का काम था। जी सर। रवीश, जिस तरीके से अर्थ न्यूज़ ने जब से संघर्ष समिति का गठन हुआ और माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के संघर्ष समिति के जो ऑब्जर्वेशंस थी, तब से और उससे कुछ दिन पहले जब लोगों ने, आम और ख़ास लोगों ने ये चर्चा शुरू की कि इसके बारे में जाना जाए कि ये मेडिकल कॉलेज कैसे आ गया, जिसके बारे में पहले नोटिफिकेशंस नहीं थे और थर्ड राउंड, सेकेंड राउंड ख़त्म होते होते वो एक LOP आ जाता है और एकदम लोगों को पता लगता है कि कॉलेज आ गया। और कॉलेज आने के बाद वो भर भी गया और उस कॉलेज को भरने के बाद उसमें वो बच्चे आ गए जो बच्चे फुल पेमेंट सीट लेके आ रहे हैं, विदाउट एनी रिजर्वेशन आ गए। तो सब ने चर्चा शुरू की। ये चर्चाएं ऐसे ही शुरू होती हैं और फिर जो सेंटिमेंट्स निकल के सामने आते हैं उनको एड्रेस करना होता है और एक जानकारी लेने की कोशिश की जाती है कि ज़रा पता तो लगे कि क्या हुआ है, कहीं कोई कॉन्स्पिरेसी तो नहीं है, कहीं कोई लापरवाही तो नहीं है, कहीं कोई ऐसी मैनिपुलेशन तो नहीं हुई है कॉलेज लाने में जो जल्दबाजी दिखाई गई। क्योंकि LOP में ही सेल्फ लिखा हुआ था कि ये कंडीशंस आपको पूरी करनी है, जो आपने कहा MARB के बारे में। लेकिन चूंकि इसके पीछे एक स्टैट्यूटरी बोर्ड था, इसके पीछे एक आप मान के चले गवर्नमेंट का एक पूरा रिस्पॉन्सिबल एक इमेज था, उसको देखते हुए कुछ चीज़ों को कभी ऐसे भी लिया जा सकता है कि इन्होंने कहा है तो कुछ महीनों में, कुछ दिनों में ये उसको डेवलप कर लेंगे। हमारे पास जब ये चीज़ें आई, हमने संघर्ष समिति को भी सुना, हमने उनके रिकॉर्ड्स को भी खंगाला और फैक्ट्स ये सामने निकल के आया जो आज NMC ने निकाला है। NMC एक टेक्निकल इंस्टीट्यूशन है। ये MBBS सीटों के बारे में है। ये कोई कश्मीर और दूसरे इश्यूज़ नहीं है जो सो कॉल्ड पॉलिटिकल इश्यूज़ होते हैं ना, कश्मीर का मुद्दा सॉल्व करो। रवीश, आपको ही पता है कि कश्मीर का मुद्दा है क्या। राजा जी ने एक्सेशन कर दिया और भारत ने वहाँ पे अपनी फ़ौजें भेज दी और POJ से लेके सारा ये पूरा जम्मू कश्मीर भारत का हो गया। लेकिन अब मुद्दा बनाने वालों ने तो उसको जिंदा रखा, क्योंकि पॉलिटिकल मुद्दे होती है जो कभी अपने कॉफिन्स में नहीं जाते हैं।
वो जिंदा रहते हैं। आप पूरे वर्ल्ड के पॉलिटिकल मुद्दों को देख लो, वो ख़त्म नहीं होते हैं। लेकिन चूंकि ये टेक्निकल मुद्दा था, ये एक टेक्निकल इशू था, डॉक्टर टेक्नोक्रेट्स होते हैं, डॉक्टर बनाने वाले इंस्टीट्यूशन टेक्नोक्रेट इंस्टीट्यूशन होते हैं, वो एक प्रोसेस से चलते हैं। उसमें मैं क्या सोचता हूँ, उमरुद्दुल्ला साहब क्या सोचते हैं, चीफ मिनिस्टर साहब क्या सोचते हैं, वो बड़ी मैटर करता है। वहाँ के एसओपीज़ हैं, वहाँ के प्रोसेसेस हैं। तो ये जो आपने पॉइंट आउट किया, उसका जवाब ये है कि चीफ मिनिस्टर साहब एक पॉलिटिशियन है, वो जनता में अपनी बात रखते हैं, जनता को कन्विंस कर लेते हैं। 2012 में भी वो चीफ मिनिस्टर थे, और वो अभी जो इलेक्शन हुई 2024 फिर भी चीफ मिनिस्टर बन गए। वो एक मंजे हुए पॉलिटिशियन हैं, और उनको पता है कि अनएम्प्लॉयड को अनएम्प्लॉयड रख के फिर दोबारा उससे वोट कैसे लेना है, उनको पता है। एक गरीबी दूर करने का अभियान चलाना है, वो तो होनी नहीं है दूर, और फिर भी हमने अगली इलेक्शन में उनको कहना नहीं इस बार वोट दे दो हम मानेंगे। ये पॉलिटिकल क्लास का एक माइंडसेट है जिसका खमियाजा जनता भुगत रही है। भारत की डेमोक्रेसी इन्फेंसी में है ना। अगर कोई ऐसा कानून बना लिया जाए कि जो पिछली बार आपने मैनिफेस्टो में कमिटमेंट की थी, अगर आप वो सर्व नहीं कर पाए हो तो आप एलिजिबल ही नहीं इलेक्शन लड़ने के, आप डिस्क्वालीफाइड हो, तो मुझे लगता है ये टेक्निकल हो जाएगा, जो नहीं हुआ। इसी का नतीजा है कि जब उमरुद्दुल्ला साहब को ये पता लगता है कि मेडिकल कॉलेज जो आया वो टेक्निकल बेस पे रिव्यू किया गया। वो क्यों रिव्यू किया गया? क्योंकि वो एक रिलीजियस श्राइन है, वहाँ एक डाइटी है, उन डाइटी की पूजा पद्धति के साथ पूजा की जाती है। और चूंकि जम्मू कश्मीर के हालात ऐसे थे पॉलिटिकल, यहाँ पे जो रिलीजियस सेंटिमेंट थे वो सिर्फ मुझे लगता है मेजॉरिटी के ही देखे जाते हैं। कि अगर मैंने उमरुद्दुल्ला साहब की पूरा दिन बैठ के स्टेटमेंटें देखी, मैं चाहूँगा कि जो लोग हमें वॉच करते हैं वो ज़रूर एम्बलम टूटने के बाद जो स्टेटमेंट उमरुद्दुल्ला साहब ने दी वो जाके सुने। और उस टाइम हमारे डिप्टी चीफ मिनिस्टर साहब ने कोई स्टेटमेंट नहीं दी कि कैसे भारत की आन बान और शान, भारत की पहचान, हमारा नेशनल एम्बलम पत्थरों से तोड़ा गया। और उन्होंने उमरुद्दुल्ला साहब ने कहा कि लोगों को समझना चाहिए रिलीजियस सेंटीमेंट होते हैं, मंदिर मस्जिद जगह, उन्हें बोला मंदिर मस्जिद जगह ही नहीं है वो इस किस्म की चीज़ें करने की। तो इसी तरह जब संघर्ष समिति ने कहा कि मंदिर मस्जिद जगह ही नहीं है स्टेट के काम करने की, ये डॉक्टर बनाना, इंजीनियर बनाना, ये काम करे स्टेट करे, बिल्कुल, क्योंकि नॉर्म्स ही ऐसे हैं, नॉर्म्स ही ऐसे हैं कि स्टेट के हिसाब से चला जाए ताकि डिस्क्रिमिनेशन किसी के साथ ना हो। लेकिन जब डिस्क्रिमिनेशन किसी के साथ नहीं हो फिर किसी के साथ नहीं हो। यहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन थी डिवोटीज के साथ। बिल्कुल, जिस रिलीजन को डिवोटी बिलोंग करते थे वो रिलीजन खुद के लिए इस कॉलेज में कोई प्रायोरिटी नहीं रख सकता था। तो ये गलती, एक चूक श्राइन बोर्ड के एडमिनिस्ट्रेशन से हुई और वो हो रही थी। लेकिन जब टेक्नोलॉजी का ज़माना है, अब वो पॉलिटिकल स्टेटमेंटें पहले की तरह नहीं चलती हैं कि आज शेख अब्दुल्ला साहब श्रीनगर में कुछ बोलेंगे, जम्मू में कुछ बोलेंगे, दिल्ली में कुछ बोलेंगे। आज स्टेटमेंटें रिकॉर्ड रहती हैं। तो जैसे ये कॉलेज की लिस्ट आती है, लोग पूछते हैं कि यार अगर ये फेयरली है ये तो अच्छी बात है, ज़रा हम चेक करें। लोगों ने एनएमसी के रूल्स देखना शुरू कर दिए, लोग रिसर्च करना शुरू हो गए। कोई गूगल कर रहा था, कोई कुछ कर रहा था, कोई एक्सेस ले रहा था, कोई ईमेल चेक कर रहा था, कोई अखबारों के अलग अलग आर्टिकल पढ़ रहा था। पूरे इंडिया से लोगों ने बातचीत शुरू कर दी, एक्सपर्ट से बात होना शुरू हो गई। पता लगा कि इस कॉलेज को लाने में बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो बाईपास की गई हैं। और जब ये चीज़ें सामने आई फिर संघर्ष समिति ने टेक्निकली उस चीज़ को हैंडल शुरू कर दिया करना। और संघर्ष समिति में भी एक रिटायर्ड आर्मी से कर्नल बैठे थे जिनकी सूझबूझ पे किसी को शक नहीं होना चाहिए। जम्मू कश्मीर की मेजर सारी ऑर्गेनाइजेशनों के प्रेसिडेंट्स, उनके मेंबर्स उसके साथ जुड़े हुए थे। हम भी थोड़ा बहुत का लाइन को जानते हैं। इसमें बड़े लोग थे जो इन्वॉल्व थे। उन सब ने जब टेक्निकली देखा कि इसमें बड़ी चीज़ें ऐसी हैं जो रिव्यू में सस्टेन नहीं करेंगी, तो उन सब ने रिक्वेस्ट की। संघर्ष समिति ने दिल्ली जाके एनएमसी के मेंबरों को भी मिला, मंत्रियों को भी मिला, और रिक्वेस्ट एलजी साहब को भी उन्होंने अपना रिक्वेस्ट दिया कि सर ऐसे ऐसा हुआ है, अगर ये कॉलेज जेन्युइन तरीके से आया, क्योंकि अभी एलओपी थी, ये अभी रिव्यू होनी थी। बड़ी इंस्पेक्शन होती है मेडिकल कॉलेज में। थर्ड ईयर में भी मेडिकल कॉलेज का था अभी बंद कर देंगे। मेरी सिस्टर डॉक्टर बन रही थी, आपको भी पता है कि डॉक्टर बनने के बाद भी कई बार कॉलेजेस को ना वो नहीं मिलती है, रजिस्ट्रेशन की परमिशन नहीं मिलती है। अगर आप इस कॉलेज से आए तो आप इस कॉलेज से आए तो आपकी एमबीबीएस को अभी हम
अप्रूव नहीं कर Approve रहे नहीं हैं, कर क्योंकि सकते, right. ये प्रोसेस होता है, ये टेक्निकल प्रोसेस है। अब जो पॉलिटिशियन है उन्होंने स्टेटमेंट देनी है, तो उनको शूट करता था कि आप पॉलिटिकल पार्टी की स्टेटमेंट दो। जैसे हमने कहा कि संघर्ष समिति ने कल के स्टेटमेंट में बड़े अच्छे तरीके से कहा था कि हमने किसी इलेक्टेड एमएलए को, किसी भी पार्टी को बोला है आप हमारा प्लेटफॉर्म शेयर करके स्टेटमेंट ना दे, ये एक टेक्निकल इशू है, हम उसको ऐसे हैंडल कर रहे हैं, आप इसको पॉलिटिकल ना बनाएं। लेकिन कल ही शाम को उमर अब्दुल्ला साहब को लगा कि उनके एडवाइजरों ने बोला आप स्टेटमेंट दे दो, कश्मीर में आपकी जय जयकार हो जाएगी। उन्होंने स्टेटमेंट दी और टेक्निकल ग्राउंड्स पे एनएमसी विड्रॉ हो गई। अब जम्मू कश्मीर में, जम्मू में खास तौर पे संघर्ष समिति ने आज बैठक की, उन्होंने बड़े क्लैरिटी के साथ एलजी साहब को अप्रिशिएट किया, एलजी ऑफिस को अप्रिशिएट किया कि उन्होंने हमें डिमॉन्स्ट्रेट करने दिया अपनी बात को। देखें, एक स्टेट्समैन का क्या पहचान होती है, एक स्टेट्समैन अपना क्रिटिसिज्म सुनता है। एलजी साहब ने बड़े अच्छे तरीके से, हम भी अप्रिशिएट करेंगे यहाँ के प्लेटफॉर्म से, हमने हमेशा कहा कि एलजी साहब के स्ट्रॉन्ग आयरन हैंड से इस चीज़ पे डिसीजन आना चाहिए। उन्होंने बिल्कुल ठीक किया। ही हैज़ अलाउड ऑल द इंस्पेक्शंस टू बी कंडक्टेड। उन्होंने कहा कि अगर मेरे सबॉर्डिनेट ऑफिस ने कोई इंस्पेक्शन कराई है और अगर कोई टेक्निकल टीम इसको रिव्यू करती है, बिकॉज ये तो काम टेक्निकल टीम का है, डॉक्टर्स आएंगे, एक्सपर्ट्स आएंगे, वो बोलेंगे हाँ जी सर, जो लोगों में बात हो रही है उसमें कुछ सच्चाई दिख रही है कि 4 महीने हो गए, जो डेफिशिएंसीज पूरी करनी चाहिए थी वो नहीं की गई हैं, तो हम इसको लो नहीं कर सकते, इस साल साइकिल चलाने का बच्चों के कैरियर के साथ प्ले नहीं कर सकते। अब आप इसको ले जाओ मुद्दा रिलीजन का, तो ये पॉलिटिकल स्टेटमेंट है, तो उस पर जितने भी लोग आज बात कर रहे हैं, ये कॉमनर लोगों ने बात की। मुझे एक भी स्टेटमेंट बताओ किसी भी स्पोक्स पर्सन की, जो लेजिटिमेट स्पोक्स पर्सन थे संघर्ष समिति में या किसी भी ऐसे ऑर्गेनाइजेशन के पॉलिटिकल, जिसने कहा कि एक समुदाय के लोग आ गए हैं। सबने कहा कि एडमिशंस दिख रही हैं कि इस तरीके से लाई गई हैं जिस तरीके से किसी एक को बेनिफिट हुआ है। देखिए, थर्ड राउंड में काउंसलिंग होना, अभी तो एनएमसी ने विड्रॉ ही कर दिया, नहीं तो एक इंक्वायरी का विषय था इस पे कि इतनी जल्दी क्या थी डायरेक्टर साहब को कि मैं कॉलेज लाने के लिए बेडों को इधर से उधर लगाऊं, इधर। अब हेड ने अगर कहा कि होना चाहिए मेडिकल कॉलेज, तो वो सिस्टम से आता, 3 साल लगते बनने में, 4 साल लगते, ठीक है ना। और फिर उनको बताना चाहिए था कि जो फंडिंग हम इसको करेंगे उसके बाद हम उसको हॉस्पिटल की तरह प्रिविलेज नहीं दे सकते हैं। जैसे हॉस्पिटल जो नया बना है उसमें जो श्राइन बोर्ड के यात्री होते हैं उनके लिए काफ़ी चीज़ें दी जाती हैं। इस मेडिकल कॉलेज को चलाने के लिए जो एनएमसी के नॉर्म्स है उसके बाहर कोई नहीं जा सकता, तो ये बात शेयर नहीं की गई। और फिर उसके बाद में हरियड में, जिसको बोलते हैं ना, एक काउंसलिंग कराई गई और उसमें सीटें ले ली गई। अब ये प्रोसेस सारी डिस्कशनें क्लोज हो गई जब एनएमसी ने देखा कि भाई इसमें टेक्निकल फॉल्ट है, हम इसको विड्रॉ करते हैं और अब आप इसको नेक्स्ट पहले अपनी और पूरी करें। लेकिन मेरी बात यहाँ पे ये है कि एक तो उमर अब्दुल्ला साहब ने इसके ऊपर टेक्निकल व्यू ही देना था। इसमें स्टेटमेंट ये बनती थी कि चूंकि इस कॉलेज में फॉल्ट जो है प्रोविजनल कॉलेज था, पहली बार आया था, और सिटी अलॉटमेंट के बाद एमआरबी जो भी अपनी इंस्पेक्शंस की उनको फॉल्ट दिखा। ये तो तब भी होता अगर संघर्ष समिति इस तरीके से जिसको हम बोलते हैं रिव्यूइंग की बात, जब संघर्ष समिति के मैं जितनी स्टेटमेंट देख रहा हूँ ना रवीश, मुझे उसमें कहीं पे सुनाई देना कि हम इसको चाहते हैं कि खाली एक समुदाय को मिले। ये लोग बात कर रहे थे कि अगर रिलीजियस कॉलेज है तो जैसे मिनॉरिटी के कॉलेज होते हैं या मुस्लिम कॉलेजेस हैं, क्रिश्चियन कॉलेजेस हैं, वो अपने बच्चों को दे सकते हैं। लेकिन चूंकि ये मिनॉरिटी का कॉलेज नहीं है, इसको राइट नहीं है, तो एक लोगों को ना एक दुख लगा था। दुख अपने एक्सप्रेस करने का अपना अपना तरीका है, और उसमें उस स्टेटमेंट को उठा के चीफ मिनिस्टर साहब जवाब दें, गलत है। अगर ये स्टेटमेंट होती चेयरमैन साहब की और चीफ मिनिस्टर साहब जवाब देते, बात समझ में आती। अगर ये स्टेटमेंट होती जम्मू के किसी ऐसे अथॉरिटी की जो रिप्रेजेंट करता है किसी कम्युनिटी को, फिर आप बात करते। इन सब के बीच में कश्मीर के लीडर्स ने जो गैप जम्मू कश्मीर के बीच में बन रहा है उसको और बढ़ाया अपनी पॉलिटिक्स करने के लिए। लेकिन ये मैटर जिस तरीके से रवीश अब ये सामने आया है, ये एक मैं समझता हूँ एक डेवलपमेंट है पॉजिटिव, कि पिछले कई सालों के अंदर जो चेंजेस आई गवर्नेंस में, उसमें टेक्नोलॉजी उतना रोल नहीं प्ले कर पाई थी। अब
ये टेक्नोलॉजी को टेक्नोक्रेट्स की जीत है कि मुद्दे पॉलिटिकली सॉल्व नहीं होंगे। अनएम्प्लॉयमेंट अगर दूर होनी है पॉलिटिकली नहीं होगी, उसके लिए आपको स्ट्रक्चर बनाने पड़ेंगे, आपको एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करनी पड़ेगी, एवेन्यूज बनाने पड़ेंगे, तो ही होगी ना खत्म। जैसे मनमोहन सिंह जी इकोनॉमिस्ट थे, उन्होंने कहा था पैसे पेड़ पे थोड़ी लगेंगे, अगर इकोनॉमी सुधारनी है तो हमें रेवेन्यू जनरेट करना पड़ेगा। पॉलिटिकली नहीं ना था, वो टेक्निकल थे। इसी तरह ये एनएमसी ने जो विड्रॉ किया है ये टेक्निकल हुआ। सेलिब्रेशन जम्मू में बिल्कुल बनती थी करना, सब लोग खुश थे, क्योंकि जम्मू हमेशा गया है ट्रुथ के ऊपर, हमेशा। आप देखें जम्मू ने जितनी भी लड़ाइयाँ लड़ी वो फैक्ट्स पे लड़ी, और कश्मीर ने जितनी भी कंटेस्ट की वो एक इमोशनली, जिसको बोलते हैं चार्ज होकर पॉलिटिकल स्टेटमेंटें दी, और इसलिए 370 टूटने के बाद भी मुद्दा नहीं खत्म हो रहा है। अब मुद्दा क्या रह गया, पीओजे के। और जो स्टेट तोड़ने की बात कर रहे थे, अब उनको लग रहा है कि अब क्या बात करें, कि ये एनएमसी आई, एनएमसी ने इंस्पेक्शन की, सीटें विड्रॉ की, और उन्होंने उन बच्चों के लिए भी एक जगह रखी जिन बच्चों को उधर एडमिशन मिली थी। आप ये सोचें क्या ये पॉलिटिकल है, या इसलिए एजुटेशन करनी पड़ी कश्मीर में किसी को? उसी ऑर्डर में आया, कॉलेज बंद हो रहा है, और जब आपका इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हो उसके अकॉर्डिंगली आप देखें। और उसी ऑर्डर में क्या आया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से कि उन बच्चों को आप एडजस्ट करें, और किसको बोला गया? चीफ मिनिस्टर साहब को। अब इसमें उनको थैंक यू बोलना चाहिए जो एट प्रेजेंट सरकार है, या उनको क्रिटिसिज्म करना चाहिए? ये उनको फैसला करना है ना, और लोगों ने फैसला करना है कि कौन सेकुलर है प्रॉपरली और कौन कम्युनल है। एम्बलम टूटने पे आप कम्युनल स्टेटमेंट देते हो, और कॉलेज आने पे आप कहते हो जी संघर्ष समिति या जम्मू के लोग कम्युनल है। आपको बीजेपी से प्रॉब्लम है, बात करें। ये बीजेपी का मुद्दा ही नहीं था। बीजेपी ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस जो आज की है सत शर्मा जी ने, उसमें भी उन्होंने कम्युनल बात नहीं की। उन्होंने कहा कि जो डिवोटीज का माइंड था उसको देखा गया, वो ज्वाइन हो गया किस्म का, ठीक है ना, वो ज्वाइन हो गया। अगर डिस्क्रिमिनेशन नहीं निकलती तो एजुटेशन डिवोटीज की हाइट के लिए की जाती, 2 साल लगते, 4 साल लगते, भाई हमारा हक है, और अगर हमें नहीं दे सकता तो अमेंडमेंट आए। लेकिन जब डिस्क्रिपेंसी निकल गई तो उसके ऊपर सबको एक्सेप्ट करना चाहिए। देखो ट्रुथ तो सबसे सुंदर है ना रवीश। तो जो आप मुझे पूछ रहे थे, मुझे लगता है कि ये स्टेटमेंटें विड्रॉ करनी चाहिए, ताकि इन स्टेटमेंटों से जो लोग हर्ट हो रहे हैं वो ना हो। जम्मू के कश्मीर के हिंदुओं को भी उतना ही हक है इज्जत लेने का जितना यहाँ के मेजॉरिटी को हक है, जिसको अपीज करने के लिए कश्मीर के लीडर दिन रात काम करती हैं। और अगर गलती से कहीं पे कोई हक मिल जाए नॉन मेजॉरिटी को, उसके लिए उनको घबराहट होना शुरू हो जाती है कि ये क्यों हो गया। व्हाट डू यू से? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए ये तो पॉलिटिकल से ही बयान थे उनका। बेसिकली बेस भी बयानों का ऐसा था कि कॉलेज बंद कराया है, जबकि एनएमसी के ऑर्डर में ऐसा क्लियर ये नहीं बताया गया कि बंद करो कॉलेज। पढ़ा ही नहीं ऑर्डर उन्होंने बोला है कि आप इसको ठीक करिए। अभी एट प्रेजेंट जो सिचुएशन है इसमें आप बच्चों को नहीं पढ़ा सकते, रिस्क नहीं ले सकते, बच्चों को एजुकेशन नहीं हो पाएगी, हम जो नॉर्म्स है हमारे उस हिसाब से, तो आप इसको अभी फिलहाल आगे नहीं चला सकते। और इसके साथ एनएमसी ने हिदायत दी जो स्टेट गवर्नमेंट है उसको कि आप इन बच्चों को गवर्नमेंट कॉलेजेस में एडजस्ट कीजिए, जो नज़दीकी गवर्नमेंट कॉलेज है। अब इसका प्रोसेस जो है ये उमर साहब का काम रहेगा। बिल्कुल। अब ये देखना है कि वो इसमें कैसे जस्टिस करें, इसमें ट्रांसपेरेंसी कैसे रखते हैं, जस्टिस कैसे करते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करते हैं, उनका काम है। और जहां तक सवाल है कि जिस तरीके से आज उन्होंने ददीची जी हैं जो संघर्ष समिति के, उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से एलजी साहब को भी थैंक यू किया कि एलजी साहब के जितने भी रोल इसमें रहा वो बड़ा सेंसिबल, जिसको हम बोलते हैं ना, तरीके से संघर्ष समिति ने रोल प्ले किया। आप देखें ना, सेंटिमेंट्स बड़े फ्लेयर थे, कैसे हो गया, लेकिन संघर्ष समिति के जितने भी स्पोक्स पर्सन थे, जितने भी प्रोटेस्ट थे, वो सारे कैसे थे? पीसफुल। बिल्कुल। मतलब सड़कों पे पूजा पाठ, हम हनुमान चालीसा पढ़े जा रहा है, माता रानी के वहाँ पे जगराते हो रहे, मतलब हम जयकारे लगा रहे हैं, है ना। और इसमें किस तरीके से एलजी साहब ने भी एडमिनिस्ट्रेशन को कहा था कि आप इनको प्रोटेस्ट करने दें, ये अपनी बात रखें, और उनमें जो मेरिट होगा वो कंसर्न एजेंसीज उस पर एक्शन लेंगी। और अगर आज ये एक्शन हुई है, ये इस किस्म की बिगिनिंग है किस चीज़ की? टेक्नोक्रेट्स की विक्ट्री की। और जब टेक्नोक्रेट्स विक्ट्री की तरफ चलेंगे ना, तो मैं ये बताऊंगा सफरिंग्स कम होंगी, और पॉलिटिकल लोग जो है ना वो दुखी होंगे, लीडर दुखी नहीं होंगे रवीश। लीडर्स आर नॉट पॉलिटिशियंस, पॉलिटिशियंस आर नॉट लीडर्स। और अगर पॉलिटिशियन लीडर बन जाए ना, वो ज़बरदस्त कॉम्बिनेशन होता है। अभी जम्मू कश्मीर मिस कर रहा है कि यहाँ पे इलेक्शन जीतने वाले लीडर तो आ गए, लेकिन डायरेक्शन देने वाले लीडर अभी बाकी हैं।
तो मुझे लगता है कि इस शुरुआत से एक बिगिनिंग हुई है और एक बड़ा इंपॉर्टेंट मुद्दा है जिसके बारे में बात करना ज़रूरी है, वो ये है जो स्टेट की बात कर रहे थे इस पूरी एजिटेशन में। आपने देखा होगा कि लोग इसको स्टेट की तरफ लेके जा रहे थे कि स्टेट बना दी जाए जम्मू कश्मीर अलग से। तो हम ये अर्थ न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से कहना चाहते हैं कि हम पीओजे को वापस लेने की बात कर रहे हैं, मिलाने की। उसके लिए जद्दोजहद करने की ज़रूरत है ना, भारत सरकार को भी और सिटीजन्स को भी। ये एक अरेंजमेंट है। जब श्री महाराजा गुलाब सिंह जी द्वारा मेहनत करके, हार्ड वर्क करके, और जम्मू के ख़ास तौर पे लोगों के द्वारा, महाराजा रंजीत सिंह जी के द्वारा, ये कोई आम तरीका नहीं है, ठंडे खाई हैं, शहादतें दी हैं, कुर्बानियाँ दी हैं, फिर जाके ये पूरी जम्मू कश्मीर स्टेट बनी है। और जम्मू कश्मीर के लोगों की ये कमिटमेंट है जो हमारे महाराजा साहब हरी सिंह जी ने की, कि उन्होंने एक स्टेट दी भारत सरकार को, और जैसे वो स्टेट दी वो स्टेट खिन भिन हो गई। कैसे हो गई? पाकिस्तान ने अटैक कर दिया, एरिया निकल गया, चाइना ने अटैक किया, एरिया निकल गया। अब हमारे लोगों की जिम्मेवारी है कि हम इसको फिर से जोड़े, पूरी इकट्ठी करें, और जैसी महाराजा साहब ने दी थी पहले वैसी पूरी स्टेट भारत को वापस दें, जो होना चाहिए। अब अगर हमारे अंदर ही कुछ लोग ऐसे हैं जो लोग उस टाइम पे भी डिवाइड करना चाहते थे, जो उस टाइम पे डिस्क्रिमिनेशंस कर रहे थे, जो पाकिस्तान में चिट्ठियां भेज रहे थे, आप आर्मी भेजो, हमारे अंदर के मुखबिर थे ना जो कश्मीर में बैठे थे, ओपन हो चुकी हैं बातें, जो मैनेज कर रहे थे, जो इसको अपनी किंगडम महाराजा जी को बोला जाता है ना, गलत है। महाराजा हरी सिंह जी ने कम्युनिकेशन भारत सरकार के शुरू कर दी थी कि मुझे सोचने का टाइम दो, किस तरीके से मैंने हैंडल करना है। ये इंटरप्रिटेशनें बनाते हैं उसकी, जबकि उन्होंने किसी लेवल पे भी हिस्टोरिकली हमें मिलता ही नहीं है। उल्टे सीधे रिकॉर्ड्स निकालते हैं तो बोलते हैं आज हम पेश करेंगे आने वाले समय में कि स्टेट जम्मू को अलग करने के बजाय हमें जम्मू कश्मीर लद्दाख को वापस एक शक्ल में देखने के साथ साथ मीरपुर को भी देखना है। नहीं देखना आपने, मुजफ्फराबाद नहीं देखना आपने। फिर उसके बाद में एक बेटर गवर्नेंस का मॉडल देना है जो महाराजा गुलाब सिंह जी ने दिया। तब क्यों नहीं डिस्क्रिमिनेशन नहीं होती थी? 100 साल के टाइम के अंदर वी शांडू यहाँ पे ऐसी गवर्नमेंट चली है, 3 पीढ़ियों ने प्रॉस्पेरिटी देखी है कश्मीर से लेकर जम्मू तक। और आप उसको बोलेंगे क्यों वो देखी, क्यों उसका क्रेडिट नहीं लेंगे जम्मू के लोग? क्योंकि जैसे जम्मू के लोगों को मौका मिला गवर्नमेंट में आने का, लद्दाख से, कश्मीर से, मीरपुर से और जम्मू के लखनपुर तक और हिमाचल का कुछ एरिया, कैसी प्रॉस्पेरिटी आई, कैसे क्राफ्ट बढ़ा कि अंग्रेजों को यहाँ से हम इतना टैक्स दे पा रहे थे कि उनको यहाँ आने की जरूरत नहीं पड़ रही थी। तो आप उसको क्या बोलोगे कि बेटर गवर्न स्टेट नहीं थी? ये स्टेट सीखने की जरूरत है प्रेजेंट सरकारों को कि जो मॉडल यहाँ की सनातन सरकारों ने चलाया 1000 साल के बाद, वो मॉडल 100 साल स्टेबल रहा, और जो मॉडल इनको मिला वो स्टेबल ही नहीं हो रहा है। कभी एक मसला बनता है, कभी दूसरा मिलता है। अब उसको सुधारने के लिए सेंटर की सरकार ने एक मॉडल लाया, रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के तहत यूटीए बनाई, और अभी स्टेट मांगने से पहले स्टेबिलिटी मांगो। कैसे दे दे स्टेट कोई किसी को? आप बताओ मुझे। अगर इस मुद्दे के ऊपर चीफ मिनिस्टर साहब की खाली स्टेटमेंटें सुनो ना आप, 2, एक एम्बलम के मैटर पे और एक SMVDIM में, कश्मीर लीडरशिप को देख के कैसे जम्मू के और बाकी एरियाज के लोगों को इनके वाले किया जा सकता है, किया जा सकता है। व्हाट डू यू से? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए कल भी जो स्टेटमेंट आया उसमें था कि हमारे बच्चे वहाँ नहीं पढ़ेंगे, और उससे पहले भी जो स्टेटमेंट्स आई हमारे तुम्हारे, जो क्लियरली उनकी बात और बात करने के सलीके में दिखा कि वो डिफरेंट समझते हैं जम्मू के इलाके को। तो उस माइंडसेट से अगर वो चलते रहेंगे तो ये काफ़ी मुश्किल रहेगा उनके लिए। मुझे एक बात बताए वी शांडू, हम जनता से पूछते हैं, क्या आपने कभी कश्मीर में किसी कश्मीरी मेजॉरिटी के लीडर को ये कहते देखा कि कश्मीर में कितने हिंदुओं के टेंपल जलाए गए हैं, उनको रिवाइव करने के लिए कोई पॉलिसी ला रहे हैं? क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? 1989 में जब ये एक्सट्रीमिज्म वहाँ फैला, रेडिकलाइजेशन फैली और टेररिज्म आया, 96 में पहली सरकार बनी, कोई स्टेटमेंट नहीं आई, बनी ना। 2002 में दूसरी बार सरकार बनी, कोई स्टेटमेंट नहीं आई, पॉलिटिकल इलेक्टेड सरकार थी ना, गवर्नर नहीं था। 2009 से लेकर 8 तक भी पॉलिटिकल सरकार बनी, मुफ्ती साहब की सरकार 2002 में आई PDP के साथ, कोई स्टेटमेंट नहीं आई। कांग्रेस के साथ कोई स्टेटमेंट नहीं आई, और 2008 से लेकर 2014 तक भी यहाँ सरकार रही, कोई स्टेटमेंट नहीं आई। आई स्टेटमेंट कोई? लेकिन अगर यही हालात
मेजॉरिटी के रिलीजन के टेम्पल्स या उनकी रिलीजियस प्लेसेस का साथ हुए होते, आपको लगता है इतनी इंसेंसिटिविटी दिखाई जाती? व्हाट डू यू से? बिल्कुल, देखिए वो तो अगर मैं 86 की बात भी करूं, कश्मीर में दंगों का रीज़न अनंतनाग में इसी पे था कि जो अयोध्या में कुछ चीज़ों में चेंज आया था कोर्ट ऑर्डर के बाद, उसका हमला उस टाइम पे उधर हुआ था। तो ये तो एक बहुत बड़ी चीज़ थी उस समय के लिए। और मैं तो सोचता हूँ कि अगर 93 में जब जो अयोध्या में जो बाबरी मस्जिद के साथ हुआ, उस टाइम पे कश्मीरी पंडित उधर होते तो पता नहीं क्या हाल होता उनका। तो ये तो दोहरे पैमाने जो हैं, ये दोहरे पैमाने छोड़ने पड़ेंगे इनको। एक तरफ तो ये देखिए, ये जो स्टेटहुड की कल जब सवाल पूछा गया उमर अब्दुल्ला से, तो उन्होंने बड़ा एक अजीब सा जवाब दिया कि देखिए जी, जैसे उधर खराब किया। मैं समझता हूँ कि देखिए, लद्दाख के अलग होने से जो मुफ्ती, जो ये फारूक और मुफ्ती का ख़ानदान है, इसको नुकसान हुआ है, क्योंकि वो एक बहुत बड़ा जोग्राफिकल एरिया था जो ये रूल कर रहे थे। अब जम्मू के अगर जम्मू का स्टेट अलग बनता है तो इनको बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। लेकिन अगर ये साथ रखना चाहते हैं तो इनको ये दोहरे तरीके से जो ये हैंडल कर रहे हैं चीज़ें, कि आपके लोग और हमारे लोग, इससे ऊपर उठना पड़ेगा। सारे लोग भारत के हैं, सारे भारत के वासी है, सबके पासपोर्ट में नेशनल एम्बलम है, कोई उसको चेंज नहीं कर सकता है। श्री माता वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज का मुद्दा एक टेक्निकल मुद्दा है था, और इसको टेक्निकली हैंडल किया गया। इसके लिए अप्रिसिएशन देनी है संघर्ष समिति को, जिन्होंने बड़े सेंसिबल तरीके से नॉन वायलेंट प्रोटेस्ट को लीड किया। एलजी ऑफिस को थैंक भी करना है, और उनकी जो स्टेट्समैनशिप को अप्रिशिएट करना है कि उन्होंने इस मुद्दे को ज़्यादा, इवन पूरा जोर लगाया कश्मीर की लीडरशिप ने, इसको प्रोटेक्लाइज करने का उन्होंने होने नहीं दिया। और सेंटर की सरकार की अप्रिसिएशन करनी बनती है, उन्होंने भी इसमें ज़्यादा डिले नहीं किया। और इसके साथ अब आती है बात कि रिलीजियस श्राइन्स को कैसे करना है काम। भाई, रिलीजियस श्राइन का काम उसके रिलीजन के मानने वाले लोगों को हैंडल करना है। आप इससे ये समझें, जैसे संघर्ष समिति ने कहा कि मेडिकल कॉलेज का एक मुद्दा जो था वो तो स्टार्ट था। हम चाहते हैं कि जो श्राइन बोर्ड हमारे को बना के दिया गया, इसकी वर्किंग फॉर द वेलफेयर ऑफ रिलीजन हो, सनातन धर्म हो, धर्म के कार्यों के लिए की जाए, ना कि एक सोशलिस्टिक गवर्नमेंट बोर्ड की तरह इसको लिया जाए जिसका काम को सोशल वर्क करना है। अब इन सबके साथ जुड़ी हुई चीज़ें पब्लिक डोमेन में है, और पब्लिक सर्वोपरि है, उनको राइट है, और उनको राइट नहीं दिया गया है तो वो राइट लेने के लिए वो अपना संघर्ष जारी रखेंगे, और हम एज ए मीडिया हाउस उसको कवर करेंगे। मेरा जो इस आज के इस एपिसोड में बैठने का था कि हमने इसको कवर किया, और हम सेटिस्फाइड हैं कि अगर हमने कोई डिस्क्रिपेंसी को देखा था और उसको एंडोर्समेंट मिली कि कॉलेज लाने में जो जल्दबाजी दिखाई गई, अब उसके ऊपर एलजी साहब से रिक्वेस्ट है कि अगर एनएमसी को डिस्क्रिपेंसी मिली है तो आप उन अफसरों के ऊपर थोड़ा सोच विचार करें कि उन्होंने इस डिस्क्रिपेंसी के साथ कैसे चीज़ें मैनेज की, कि उन्होंने एक ऑफिस की सेंटिटी का ध्यान नहीं रखा। और दूसरा, अगर अब आगे कोई चीज़ें की जानी है उसके लिए ऐसी फाउंडेशन बनाई जाए कि जो मैंडेट श्राइन बोर्ड का है उसी के अंडर उसका काम किया जाए, उसके एक एक रुपए को सेव करके रखा जाए। माता वैष्णो देवी की पहाड़ी की एक एक इंच ज़मीन जो माता रानी ने अपनी चॉइस से महाराजा जी को बुद्धि दी, सद्बुद्धि दी, और उन्होंने उनको उनसे लिया। भगवान जी के लिए हम थोड़ी कुछ कर सकते हैं। मैंने एक बार स्वामी जी को पूछा, स्वामी जी हम भगवान जी के लिए क्या कर सकते हैं? वो हंसे और उन्होंने कहा एक बड़े अच्छे तरीके से, उन्होंने कहा, शिवांग, भगवान जी हमसे करवा लेते हैं जो उन्होंने करवाना होता है, हम उनके लिए कुछ नहीं कर सकते। ये बड़ी गहरी बात है। तो माता रानी ने जब राजा जी को ये सद्बुद्धि दी कि आने वाले समय में मेरे यहाँ पे भक्त आने हैं, तो ये ज़मीनें उन्होंने उनको दे दी, उनके रख दी। आज श्राइन बोर्ड जो गवर्न किया जा रहा है बाय एडमिनिस्ट्रेटर्स, तो उसमें हम ये नहीं कह सकते हैं कि उनका जो ट्रेनिंग है वो रिलीजियस लाइन पे हुआ, तो उनको इसके बारे में सोचना पड़ेगा कि चूंकि हम लोग उस रिलीजन की प्रैक्टिसेस को उतना नहीं जानते हैं, तो हम लोग किसी सोशलिस्टिक माइंडसेट से उस चीज़ों को नहीं करें। जो लोग इसको कह रहे थे कि एजुकेशन के बारे में ऐसा कर लो, जैसे कुछ लोग बोल रहे थे राम मंदिर की जगह हॉस्पिटल बना लो, आपको याद होगा ना, बड़ी चर्चा चली थी, इधर एक हॉस्पिटल बना लो। भाई साहब, आपको हॉस्पिटल बनाना है, पूरी दुनिया पड़ी है। ये खाली रिलीजियस श्राइन पूजा पद्धति की बात नहीं होती है, हमें उनके करैक्टर को लेना है, हमें आदि शक्ति के जो टीचिंग्स है उनको लेना है, वहाँ पे तपस्वी हैं उनको समझना है, क्यों उन्होंने नॉन वायलेंस को प्रमोट किया, क्यों परमंडल में एक हिरन को तीर लगने से राजा को पेन हुई और राजा की पेन की वजह से टेम्पल बनाना पड़ा।
और आज भी किसी को प्रॉब्लम होती है परमानेंट। ये जो स्पिरिचुअल जगह होती है ना, इसके लिए फेथ चाहिए, सेंटिमेंट चाहिए, और हर एक फेथ, हर एक सेंटिमेंट की इज्जत एक जैसी होनी चाहिए। अगर मुर्दुल्ला साहब ये कह सकते हैं एम्बलम के टूटने पे कि वहाँ एम्बलम क्यों लगाया था, वही मुर्दुल्ला साहब ये बोलते कि अगर एक रिलीजियस श्राइन थी और वहाँ पे उस रिलीजन के मानने वालों के लिए प्रायोरिटी नहीं दी जा सकती थी, तो आपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूट क्यों बनाए और उसको एसेंशियलिटी सर्टिफिकेट नहीं देते मुर्दुल्ला साहब? ये उनकी गवर्नमेंट ने दिया कि भाई ये तो श्राइन है, ये क्यों मेडिकल कॉलेज बना रही है, क्योंकि हम इसको कल को राइट नहीं दे सकते हैं प्रायोरिटाइज करने का। और अगर वो दे रहे थे तो जैसे उन्होंने दूसरे मेडिकल कॉलेज को दी थी, इसको भी दे देते, और अगर नहीं देते कम से कम सिफारिश ही कर देते। ठीक है, ये गलत है, तो ये प्रॉब्लम ही नहीं होती, दूरअंदेश होना पड़ता है। तो इस पूरे मसले में जहाँ तक हमें इसकी चीज़ दिखती है कि हम कोशिश करते रहेंगे कि जम्मू कश्मीर पॉलिटिकल एडवेंचरिज्म से बाहर आए और हर प्रॉब्लम को टेक्निकली हैंडल करे, और उस प्रॉब्लम को टेक्निकली हैंडल करके लोगों को, जम्मू कश्मीर की जनता को, हर रिलीजन को मानने वालों को, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई को अच्छी पढ़ाई, अच्छी एजुकेशन के साथ अच्छा माहौल मिले, आपस में प्यार बढ़े। और जब जस्टिस होता है ना, प्यार बढ़ता है, और जब इनजस्टिस होता है ना, तो फिर तनाव बढ़ता है। बिल्कुल। तो इस एक्शन से तनाव कम हुआ है, जस्टिस हुआ है, और आने वाले समय में इससे चीज़ें और बेटर होंगी। और जो डिमांड होती है, देखिए पब्लिक का सेंटीमेंट है, कुछ भी होता रहे, उसमें उनका काम है, हमारा काम है उसको एलेबोरेट करना, टेक्निकल लोगों से बात करना। फिलहाल हमारा मुद्दा है सारे जम्मू कश्मीर के लोगों, बीइंग द सिटीजन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, कि कश्मीरी पंडित कम्युनिटी रीइंस्टेट हो जम्मू कश्मीर में अच्छे इज्जत के साथ, सेफ महसूस करें। जम्मू के हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सारे सेफ महसूस करें। जो POJK में हमारे भाई बंधु फंसे हुए हैं, एक बैड रूल का शिकार हो रहे हैं, उनको भी रेस्क्यू किया जाए। जो भी हमारे एरियाज इंक्रोच्ड हैं वो वापस लिए जाएं, और जब वो एक बार चीज़ें हो जाएं, फिर हम सब लोग मिलके अच्छे तरीके से अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अपना रोल भारत को और ताकतवर बनाने में लगाएं। बिल्कुल, ये करना जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल। और मैं लोगों से भी बात कहूँगा, जो दर्शक है हमारे, कि आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें इस इशू के ऊपर। धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। जय माता दी। जय माता दी।